मेरे द्वारा हुई या यूं कहें अपराध के दलदल में फंसने की पहली घटना है जो हम 3 दोस्तों ने मिलकर की थी। रोड रेज, एक मोटरसाइकिल सवार से पहली लूट। उसके बाद इस लूट का सिलसिला निरंतर चलते रहा जो एक लंबी सजा 20 साल की काल कोठरी में जाकर खत्म हुई। हम गांव में रहने वाले निम्न मध्य वर्ग के लोग थे। हमसे नीचे केवल मजदूरी करने वाले श्रमिक लोग ही आते थे। हम सभी दोस्तों के पिता या तो किसान थे जिनकी आमदनी खेती बाड़ी और मवेशी पर निर्भर थी। कुछ एक के पिता पोस्ट ऑफिस में तो किसी के आर्मी में थे, जिनके माँ बाप अक्सर उनको हमारे साथ खेलने कूदने या साथ रहने पर आक्रोशित होते या मना करते। लेकिन बचपन में इन बातों से कहाँ फर्क पड़ता था। हम गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे थे, जहां अंग्रेजी 6ठी क्लास से शुरू होती थी। मास्टरनी जी जो अक्सर स्वेटर बुनने में लगी रहती, पता नहीं उनके घर में कितने लोग थे या उनका किसी दुकानदार के साथ कोई व्यापारिक समझौता यानी डील था। उनका स्वेटर बुनना कभी समाप्त नहीं हुआ जब तक हम स्कूल में रहे। खैर, जब भी हम उनको टास्क बनाकर दिखाने जाते तो अक्सर कहती, फिर से लिख के लाओ। इस तरह हमारा स्कूल खत्म हुआ। हम कॉलेज जाने को अति उत्साहित थे। फ्री में पैसेंजर ट्रेन की सवारी होती थी या 100 रुपये में रेलवे का मासिक पास बनता था। हम विद्यार्थी शहर पहुंच जाया करते। उस जंगल राज के दिनों में कॉलेज में पढ़ाई नाम मात्र ही होती थी। अक्सर किसी न किसी वजह से हड़ताल या मारपीट की वजह से क्लास सस्पेंड रहता था। हम भी 2-4 घंटे कॉलेज में टाइम पास करते, लड़कियां तारते, दोपहर की ट्रेन से घर वापस आ जाते। कभी कभार 1-2 क्लास का लेक्चर सुन लिया करते थे जो हमारे समझ से बिल्कुल परे था, क्योंकि हमारी स्कूलिंग 22:30 हुई थी। लौटते वक्त भूख भी लग जाया करती थी, लेकिन खाना घर जाके ही मिल पाता था। जो भी सुबह का बना, रोटी सब्जी भात। हम कॉलेज से लौटते वक्त समोसा चटनी खाने की बहुत इच्छा रखते, मगर हम में से किसी के पास पॉकेट मनी के नाम पर कोई पैसा नहीं होता था। अगर कोई हिम्मत कर ले तो एक आध समोसा सप्ताह में मिल जाया करता था, वो भी सभी दोस्त आपस में पैसा साझा करें तब। हमें बड़ी पीड़ा होती थी अंदर से कि कितना पैसा है इस देश में पर कितना कम है मेरी जेब में। हम बाबूजी को अक्सर बोल नहीं पाते थे। कई भाई बहन, सबके स्कूल कॉलेज का खर्च कैसे कैसे करके वो घर चलाते थे। हम ऊपर से पॉकेट मनी मांग कर उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। हमारा एक ख़ास दोस्त था रिंटू। उसकी हालत तो मेरे से भी ज़्यादा ख़राब थी। उनके पिता का देहांत हो चुका था। विधवा माँ कैसे कैसे करके घर के खर्चे चलाती थी, लेकिन रिंटू हमेशा बिंदास रहता था, मानो उसको किसी प्रकार का कोई दुख या गम न हो, या फिर कोई अभाव की उसको फीलिंग ही नहीं थी। हम हर बार कॉलेज से लौट आते थे शाम को, लेकिन रिंटू कई बार शहर में ही रुक जाया करता था, ये बोलकर कि उसका एक दोस्त अपने कॉलेज के हॉस्टल में रहता है रूम लेकर, वो भी आज उसी के पास रुक जाएगा। कॉलेज की छुट्टियाँ हुई, हम सभी दोस्त गाँव में इकट्ठा हुए। मस्ती मजाक चल रहा था, तभी बातों बातों में रिंटू ने हमें एक अजूबा चीज़ दिखाई, एक नाली वाला रिवॉल्वर, जिसको हम सब गांव में कट्टा कहते थे। उसने बताया कि उसको कॉलेज जाने वाले दोस्त ने दिया है गांव में छिपा कर रखने के लिए, जिसे वो हम सब दोस्तों के ऊपर चमका रहा था, हम सब के ऊपर रौब जमाने के लिए। हम उसे देखकर ही भयभीत हो गए। जैसे तैसे हिम्मत करके पहली बार हाथ में उठाया था। हाथ में देने से पहले ही रिंटू ने उसकी नली से गोली निकाल ली थी, जिसकी तरफ घुमाओ उसकी फट जाए, जबकि सब जानते थे कि इसमें कोई गोली नहीं है, क्योंकि सबने अपनी खुली आंखों से देखा था अभी अभी रिंटू ने इसकी नाली से गोली निकाल ली थी। फिर भी भाई इधर से हटा, भाई इधर से हटा, सब डर से भयभीत थे। ये बोलते ही फिर हम सब फट्टू बोलकर एक दूसरे पर ठहाके लगाते। हम सब 17-18 साल की कच्ची उम्र वाले दोस्त थे। मेरे डरते कांपते सहमे हुए हाथ जो अब थोड़ा टाइट होने लगे थे। कमोबेश हम सब बंदूक के भय से ही डरे हुए थे। रिंटू के पास जो एक गोली थी जिसको वो 303 की बता रहा था, उसने बताया जब हमने पूछा कि ये 303 क्या होता है। उसने उस वक्त हमें थोड़ा सा बताया, फिर बोला आगे जानूंगा तब और बताऊंगा। कुछ दोस्त अपने घर गए और कुछ लोग बैठे थे। तभी रिंटू ने हमें अपने खटारा मोटरसाइकिल पर बैठने को कहा। बोला चौक से पुड़िया खाकर आते हैं। हमारे गांव के पास NH नेशनल हाईवे गुजरती है। हम 2 दोस्त उसकी बाइक पर जैसे तैसे बैठ गए। हाईवे से
जुड़ते हमारे गांव की एक सड़क पे रिंटू पेशाब करने के लिए एक तरफ रोड पर खड़ा हुआ। वो पेशाब करने के बहाने 4 कदम चलकर हाईवे पे चला गया और मुंह में अपना गमछा तौलिया लपेट लिया। हम वहीं खड़े रहे। उसकी मोटरसाइकिल पर दोनों दोस्त टेका लगाकर अड़कर उसका इंतजार करने लगे। तभी देखा एक मोटरसाइकिल सवार वहां से गुजर रहा था, जिसको रिंटू ने एकदम से रुकने का इशारा किया। उसने एकदम जल्दबाजी में उसको रुकने के लिए बोला, जैसे रिंटू को उस मोटरसाइकिल सवार की सहायता से उसको छूटती ट्रेन पकड़नी हो। मोटरसाइकिल सवार एक अधेड़ उम्र के लाला जी की तरह दिख रहा था। रिंटू ने कमर से वही नलकटुआ बंदूक निकाल कर उसकी कनपट्टी में सटाते हुए बोला, जल्दी से तेरे पास जो भी है सब दे दो। मोटरसाइकिल सवार लाला जी कनपट्टी पे कट्टा देखकर एकदम घबरा गए और मोटरसाइकिल छोड़कर उतरते हुए अपने हाथ उन्होंने हवा में उठा दिए। फिर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, भगवान के लिए छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो। इससे पहले ये डायलॉग हमने कन्हैया लाल की फिल्मों में विलेन के सामने हीरोइन को बोलते हुए सुना था। बंदूक कनपट्टी पर सटने के भय से लाला जी ने अपनी गाड़ी छोड़ दी। रिंटू ने उनसे कहा, तेरी गाड़ी नहीं चाहिए, तेरे पास जो भी नगद है और हाथ की अंगूठियाँ जल्दी निकाल। इतना बोलकर उसने गले में दिख रहे सोने की चेन खुद ही झपट ली। जल्दी कर नहीं तो गोली मार दूंगा। वो अंकल बहुत घबरा गए थे। उनके पास कोई अंगूठी नहीं थी, केवल एक पतला सा चेन जो उनके गले में था, जिसे रिंटू ने खुद ही झपट लिया था। उन्होंने बिना देरी के अपने जेब से नगद और कुछ कागज थे वो उन्हें तुरंत मेरे दोस्त रिंटू को थमा दी। अंकल वो सामान देने के बाद परेशान बंदूक के भय से वही रोड पर गिर पड़े थे। मैंने दूर से देखा कि उनके पैंट में पेशाब हो गया था। रिंटू के खटारा मोटरसाइकिल जो सड़क के मुहाने पर खड़ी थी, जिसे मेरे एक दोस्त ने स्टार्ट कर दी। मैं जब तक कुछ समझ पाता तब तक रिंटू ने मुझे भागने के लिए कहा कि मेरे पीछे जल्दी बैठ। मैं मोटरसाइकिल के बीच में बैठा और रिंटू ने तूफान की गति से अपना खटारा RX-100 छू मंतर होकर निकाल दिया। समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। पूरा वाकया लगभग 5 मिनट में पूर्ण हो गया। अब आगे थोड़ी दूर गांव के जमींदार राजेश्वर बाबू के आम के सुनसान बगीचे में जब मोटरसाइकिल रुकी, तब मैंने होश संभालते हुए रिंटू से कुछ पूछना चाहा। उससे पहले चहकते हुए उसने बोला, देखा इस लोहे की ताकत को, और जोर से हंसने लगा। बोला, अभी 10 मिनट पहले तक तेरे जेब में कितने रुपए थे? एक भी नहीं ना? अब देख, लगभग 80 रुपये हम तीनों के पास हो गए। उसने बाकी कागज जो वहीं पे फेंका और रुपए जो 250 थे को बराबर बराबर बांटकर हाथों में थमा दिया। हम कुछ बोल पाते, विरोध कर पाते उससे पहले। ऊपर से एक सोने की चेन जो कम से कम 5,000 रुपयों के आसपास की रही होगी। उन दिनों सोने का भाव 5510 ग्राम के आसपास की रही होगी, क्योंकि मुझे याद है जब बड़ी दीदी की शादी के लिए माँ बाबूजी से झगड़ती थी कि आपने 5 भर सोना लड़के वालों को क्यों बोल दिया था, हम कहाँ से दे पाएंगे इतने दहेज में सोना। सोने का भाव अभी आसमान छू रहा है। 5500 का एक भर यानी 10 ग्राम। सिर्फ 10 मिनट में इतने पैसे। अब एक नहीं 4 समोसा खाएंगे और 200 सिनेमा भी देखेंगे। अब किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा भाई, ना एक समोसे के लिए और ना एक शिखर के लिए। भाई बुरा भला कुछ नहीं होता, सबकी अपनी परिस्थिति और ज़रूरत होती है। अगर हमारे माँ बाप भी इतने पैसे वाले होते तो हम भी अच्छे स्कूल में पढ़ पाते और हमें भी किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा बोलते हुए रिंटू ने हमारा मुंह बंद करा दिया। आगे ना मैं कुछ बोल सका न मेरा दूसरा दोस्त ही। अगर ना इच्छा हो तो अगली बार मेरे साथ मत जाना। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये सब क्या हुआ। कुछ अफसोस और कुछ पैसों की खुशी के जद्दोजहद में ये बात समझ नहीं आई कि मुझे खुश होना है या दुखी। बस सब अचानक हो गया। फिर पैसे ने जेब में आकर जो ताकत दी, उसकी खुशी के आगे सोचने नहीं दिया। सच कहूँ तो अच्छा भी लग रहा था। जिस भी सामान पर नज़र जाए लगे अभी खरीद सकता हूँ। साला पैसे की ताकत ही इतनी होती है। शाम होने वाली थी, इसलिए रिंटू ने कहा, कल सुबह बाजार चलेंगे इस सोने की चेन को बेचने। फिलहाल अपने अपने घर चलते हैं। रात भर सो न सका इस खुशी में कि कल बहुत पैसे आएंगे और अपनी मर्जी से कुछ भी खरीद पाऊंगा। बाबूजी के लिए एक जामा या माँ के लिए एक साड़ी और बहन के लिए बढ़िया फ्राक ले लूँगा। उसकी फटी हुई फ्राक को वो अक्सर कंधे से खींचते रहती है और दुपट्टे से ढकते रहती है, ताकि बाबूजी और मुझे ये महसूस ना हो कि वो फ्राक अब उसके पहनने लायक नहीं रहे। लेकिन फिर मन में डर ये भी लगा कि बाबूजी पूछेंगे कि ये पैसे कहाँ से आए, तब क्या जवाब दूंगा।
इन्हीं उधेड़ बुन में रात निकल गई और सो न सका, क्योंकि सोने की चेन रिंटू के पास। अब कल की एक नई सुबह का इंतजार था। कई सवाल थे मन में। कितने में बिकेगा सोना? कौन खरीदेगा? क्या लूट के बाद पुलिस आई होगी? पकड़े जाएंगे क्या? ये सब ठीक था क्या? सोने की उस चेन ने चैन से सोने न दिया, क्योंकि काम तो हराम का था। अब कल सुबह शहर की ओर। तय समय पर रिंटू आया अपने दोस्त के साथ। हम तीनों उसके खटारा लेकिन तेज मोटरसाइकिल से शहर की ओर तेजी से निकल पड़े, क्योंकि आज हमें ट्रेन से नहीं जाना था। उस चेन को ठीक से संभाले हम तीनों पहुंचे बिहार के सबसे बदनाम सोनारपट्टी में। तीनों घबराते हुए एक सोने की दुकान में गए। हमारे हाव भाव ही हमें संदेह के घेरे में ला रहे थे। रिंटू फिर भी थोड़ा बिंदास दिख रहा था, या दिखा रहा था मालूम नहीं। जैसे ही हमने दबे स्वर में कहा कि ये सोना हमें बेचना है, दुकान पर बैठे मुनीम ने हमें अंदर जाने को कहा। बगल की एक छोटी लकड़ी के दरवाजे से हम तीनों अंदर गए। हमारे अंदर जाने पर उसने एक लाइट जलाई। एक मोटा सा धन्ना सेठ 5 मिनट तक सोने की चेन को देखने परखने के बाद हमें घूरने लगा और उठकर उस छोटे से दरवाजे को बंद कराया। हम और घबरा गए, लेकिन रिंटू ने हमें शांत रहने का इशारा हमारे हाथ को दबा कर रहा था। साहूकार ने कहा, ये माल चोरी का है, हमें पुलिस बुलानी। हमारे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, जिसे साहूकार पूरी तरह से भाग गया। वो शायद इस बात को जानने के लिए ही ऐसा बोला था। हमने घबराते दबे स्वर में कहा कि पुलिस की क्या जरूरत है। हमारे स्वर और सहमे हुए अंदाज को देखकर वो भाप गया कि जो मैं सोच रहा था वो सही है। उसने एकदम से अपना रूप बदलते हुए हंसने लगा और बोला, मैं जो सोच रहा था एकदम सही है। चोरी के माल में हिस्सा तो हमारा भी होगा, नहीं तो हम पुलिस बुलाएंगे। हमने एक अंदाज में मुंडी हिलाते हुए कहा, ठीक है। फिर उस सुनार ने कुछ गणना करने के बाद हमें केवल 3,000 रुपये दिए। उसने कहा कि इसका बट्टा काट कर और गलाने के बाद इसकी कीमत केवल 4,000 से ज़्यादा नहीं होगी। सो उसने अपना एक हिस्सा अपने पास रख लिया और हमें 3,000 रुपये दे दिए, जो हम तीनों को 1,000 रुपये हिस्से के रूप में मिलने वाला था। रिंटू ने इसका विरोध करना चाहा, लेकिन हमने उसे संयम रखने को बोला तो वो शांत हो गया। तब तक उस सोनार का मुनीम एक फोटोग्राफर को लेकर अंदर घुसा और बिना बोले पूछे हमारे हाथ में चेन और पैसे के साथ पूरे समूह की कई फोटो उतार लिए, जिसकी समझ कैमरे की आवाज़ जो उसके फ्लैश चमकने से आ रही थी। पूछने पर ये क्या कर रहे हो, तब उसने फिर से वही बात दोहराई, पुलिस बुलाऊं क्या? उसने व्यंग की भाषा छोड़कर एकदम कड़े लहजे में बोल पड़ा, तुम्हारा ये सबूत हमारे पास रहेगा। तुम अब केवल मेरे से ही चोरी का माल बेचोगे जब भी तुम मंडी आओगे, नहीं तो ये सबूत हम पुलिस को दे देंगे। इतना कहते ही उसने सहजता से फिर कहा, चाय पियोगे बेटा? हमने ना में सिर हिलाया। उसने तुरंत हमें जाने को बोला, चलो अब जाओ और जल्दी से लूट कर लाओ। उसे ये नहीं पता था कि ये सामान भी चोरी का नहीं, लूट का ही था। और इस तरह से हमने जाने अनजाने में संगत के असर या अभाव की जिंदगी, या आप जो कहना चाहें, लेकिन हमने एक संगीन अपराध आज कर दिया था। इस तरह से हमने अपराध की पहली पाठशाला में न चाहते हुए दाखिला ले लिया। फिर धीरे धीरे हमारे अपराध सामान्य से गंभीर और फिर गंभीर से जघन्य होते चले गए, और इसके पीछे की कड़वी सच्चाई जो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, बुरे का अंत बुरा, लेकिन मैं कहता हूँ बुरे का अंत बहुत बुरा। अब अगले एपिसोड में आपको अपने दूसरे गंभीर अपराधों के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। आपसे अपने हर छोटे बड़े आपराधिक अनुभव साझा करूंगा। तब तक इंतजार करिए और हमें ज़रूर बताइए आपको इस सच्ची कहानी के कड़े हुए अनुभव सुनकर कैसा लगा, और इससे आपको व्यक्तिगत रूप से क्या शिक्षा मिलती है। इस एपिसोड में खासकर युवाओं को क्या शिक्षा मिलती है, समाज का गलत माहौल, संगत का असर, अभाव की ज़िंदगी, या फिर कुछ और। ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार रहेगा। आपका MB सबजात वाला। मैं एक अपराधी हूँ और मेरे द्वारा किए हुए अपराध के सिलसिलेवार किस्से सुनाता हूँ। दूसरे एपिसोड का इंतज़ार करिएगा, जल्द मिलेंगे आपसे। मैं एक अपराधी हूँ और मेरे द्वारा किए हुए अपराध के सिलसिलेवार किस्से सुनाता हूँ। मैं MB सबजात वाला
एक अपराधी हूँ और मेरे द्वारा किए हुए अपराध के सिलसिलेवार किस्से सुनाता हूँ। ये सभी किस्से और कहानियाँ बिल्कुल मनगढ़ंत हैं और काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी सत्य घटना, स्थान या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। ये केवल मनोरंजन, युवाओं की शिक्षा के उद्देश्य के लिए है, जिनको अपराध के दलदल की कड़वी सच्चाई से अवगत कराकर उनको इससे दूर रखने के लिए प्रेरित करना मात्र है। अगर किसी व्यक्ति, स्थान या घटना से इसका जुड़ाव लगता या प्रतीत होता है तो ये महज एक संयोग मात्र है।